हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। एंड एज ऑफ नाउ वी रिकॉर्डिंग जून 22 का दिन है। और टाइटन, जो टाइटैनिक की एक्सप्लोरेशन वाली सबमरीन थी, उसकी डिब्री मिली है एज ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये जुलाई के एंड में आ रही होगी, अगस्त में आ रही होगी। सो दिस इज़ वन कंसर्न, क्योंकि जब कोई नई एपिसोड रिलीज़ होती है तो उन एक दो दिनों में बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, राइट। और ज़ाहिर है उनको फ़िल्टर आउट करने में या फिर उनको रीड करने में टाइम लगता है। और फिर इस तरह जब बंच में शूट होती है तो बहुत आगे जवाब आता है। मैं वैसे ईमेल पे तो बता देता हूँ कि फ़ीचर होगी, लेकिन वो एपिसोड नंबर हमें कंफर्म नहीं होता कि पहले कौन सी करेंगे दूसरी कौन सी करेंगे, तो वो एग्जैक्ट मैं दे भी नहीं पाता। बट ये ज़रूर कहता हूँ कि आने वाली फ्यूचर एपिसोड्स में आएगा। तो अपॉलॉजीज़ अगर आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है सवालों का, कुछ आई एम श्योर अर्जेंसी भी होगी किसी किसी में, बट ये कि मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द। सो प्लीज़ बेयर विद मी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन डू दैट ऑन। मैं यार अपना चश्मा यूँ पता नहीं क्यों एडजस्ट करता हूँ। इट शुड बी डन लाइक दिस। यू कैन सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag। थैंक यू। आज की ईमेल्स की तरफ चलते हैं। पहला है, कैन आई गेट मैरिड टू माई रियल आंट। अब आंट यहाँ बहुत सारी किस्म की होती हैं। चाची भी आंट होती है, ताई भी आंट होती है, फूफी भी आंट होती है, खाला भी आंट होती है। सो ये चूँकि क्लियर नहीं है इस ईमेल में, चले पढ़ते हैं। सलाम जुनैद, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज ABC वर्किंग इन a government department. I'm 29. My uncle passed away last year in September. He was unemployed since few decades. Few decades बहुत टाइम होता है यार। एक आध साल हो समझ आते कि चलो कोविड के बाद इंडस्ट्री नहीं रिवाइव हुई या पाकिस्तान की इकोनॉमी। डेकेड्स का मतलब है कि अगेन आई एम नॉट शिटिंग ऑन योर डेड अंकल, आई एम सॉरी, मगर जो ये डेकेड्स वाली बात होती है ना, ये फिर वो होती है कि यार आई वांट टू वर्क। सम पीपल प्रिटेंड दैट दे आर लुकिंग फॉर वर्क बट दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर वर्क। हमारी फील्ड में भी कुछ इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, व्हेन यू टॉक टू देम दे आर लाइक हाँ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, बट पिछले 4 साल से कुछ आया नहीं है, राइट। एंड वी नो दे आर नॉट वर्किंग ऑन एनीथिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैश इन ऑन past glory, whatever, right? So, okay, his financial condition was not good, as many people doing in Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इधर हैं, उनकी भी अच्छी नहीं थी. I used to talk to him about financial growth and ideas about employment, but I just started the career as field officer in a private company. I couldn't do to start a career with him. I didn't get it. Okay, the thing is, he used to tell me about his financial condition, and I truly feel his condition because I was also struggling for 2 years to get a job after completing my MPhil. अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बताते हैं मेरे हालात सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है। They're looking for a handout. ये पाकिस्तान में बड़ी लोगों को एक बीमारी होती है। Again, I don't know your uncle, मैं वैसी जनरल एक बात कर रहा हूँ। Now he is no more. Cause of death was dengue. And I want to get married to his wife because I cannot see her as helpless as my uncle was in his last days. My uncle passed last year and my aunt gave birth to his child after 2 months. Now, he's clearly unemployed for decades, but he is having kids. This is a red flag. ये पाकिस्तान में पता नहीं लोग क्यों करते हैं। I don't understand what उनके जहन में चल के आ रहा होता है, दोनों के मियाँ बीवी के। यार हम लोग, हमारे यहाँ सबसे इर्रिस्पॉन्सिबली जो काम होता है ना, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल काम है वो सबसे इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रहा होता है, वो है बच्चे पैदा करना। अब लोग कहते हैं ना बच्चा अपना रिस्क लाता है। अब अब्बू तो चले गए, अब्बू होते भी तो ही वॉज क्लियरली अनएम्प्लॉयड फॉर डेकेड्स, तो वो क्या करेगा बच्चा। भाई अल्लाह ने भी अकल दी है ना। गेव बर्थ टू हिज चाइल्ड आफ्टर 2 months ऑफ द डेथ ऑफ माई अंकल. शी ऑल्सो हैज़ अ बेबी गर्ल ऑफ 6 years. And I want to raise their children. They both, my uncle and aunt, suffered a lot of pain financially, and now my aunt has gone back to her parents' house, which is in Balochistan. She belongs to a very poor family. The question is, most of the Maulanas said this marriage is allowed in Islam if someone's uncle passed away. I think my aunt's parents would agree to this relationship if this relationship happens, but my parents, especially my mother and sisters, are not agreed with my decision. What should I do now? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नेक ख्वाहिशात है कि आप जो है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी बात है। वो आप वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए शादी करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपने लिखा आप शादी करना चाहते हैं, बट ये बात आपने उनसे पूछी, क्या उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की? इज़ शी कम्फर्टेबल विद द फैक्ट कि वो अपने नेफ्यू के साथ शादी करना चाहेंगी? अगेन, आंट इन्होंने लिखा है, मुझे क्लियर नहीं है, चची से या ताई से गालिबन हो सकती है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। चूँकि वो
एसेंशियली आउटसाइड ऑफ द फैमिली होती है। खाला से नहीं हो सकती, वो माँ की बहन होती है, और फुप्पी से भी नहीं हो सकती क्योंकि वो बाप की बहन होती है। ऐसा ही है भाई, फुप्पी और खाला से तो नहीं हो सकती ना। हाँ, तो चची ताई से हो सकती है। इट मेक सेंस टू अ सर्टेन डिग्री। बाकी है कि लोग प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा इसमें। तो ये तो आपने लिखा नहीं है, तो अगर हेल्प करनी है तो आप वैसे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, लेकिन अगर आप इफ़ यू वांट टेक इन द एंटायर फैमिली, इट्स अ गुड थिंग। अच्छी बात है अगर आपको एहसास है। और हमारे यहाँ ये इसको बड़ा वो बुरा समझा जाता है कि अगर कोई डिवोर्सी है या कोई किसी की कोई विडो है तो उसको तो बस वो कहते हैं भाई ये तो कलंक है और अब इसका कुछ नहीं है। आई नो सो मैनी वुमेन जिन्होंने बेवगी में, लाइक एज अ बेवा, एज अ विडो, ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी एज अपोज टू बीइंग मैरिड, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी 15 साल रही, फॉर वट एवर रीज़न हस्बैंड की डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया या कोई और बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और फिर उसके बाद 40 साल वो जिंदा रही, राइट। 15 साल सिर्फ एज अ बीवी और 40 साल एज अ विडो। तो आज ही मुझे मेरी अपनी दोस्त से बात हो रही थी, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, हर मदर सैडली पास्ट अवे 1.5 साल पहले, राइट। उनके फादर यहाँ अकेले रहते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, वो बाहर रहती है। तो उसका आज मैसेज आया कि मैं अपने वालिद साहब की शादी कराना चाह रही हूँ। तो मैं, ये तो अच्छी बात है, आई सपोर्ट दैट, और मैं इस पर काफ़ी अर्से से वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ कि बुढ़ापे में आपको ज़रूरत होती है सहारे की। एंड व्हेन आई से सहारा, आई डोंट मीन कि कोई खाना खिलाने वाली, एंड आई एम सेइंग इट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन बोथ। मेरी एक फॉर्मर दोस्त होती थी, उनकी अम्मी ने शादी कर ली थी, यू नो शी वॉज अ विडो, एंड देन शी फाउंड समवन, उन्होंने कर ली। तो वो बड़ा नाराज़ हुई अपनी माँ से। फिर मैंने उनको समझाया यार कि देखो इंसान की नीड्स होती हैं, और नीड्स खाली सेक्स नहीं होती शादी। प्लीज़ इस बात को समझें। हमारे यहाँ लोग बोलते ना बड़ी आग लगी हुई है बुढ़ी को या बुढ़े को, ये समर में शादी कर रहा है। तो शादी सिर्फ सेक्स नहीं होती, सेक्स एक पार्ट होता है। असल चीज़ होती है कंपेनियनशिप। आपके दिल में बड़ी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप आपकी औलाद से जितनी फ्रैंकनेस हो, आप अपनी औलाद से हर वो बात नहीं कर सकते जो आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं। अब जो लोग यहाँ शादीशुदा है या पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि आप हर बात माँ बाप से भी नहीं शेयर कर सकते, औलाद से भी नहीं कर सकते, पार्टनर से। और बड़ा सहारा होता है एक दूसरे का, राइट। अकेलापन मारता है इंसान को बहुत, और हमने अपने बूढ़ों को बस मुसल्ले पे छोड़ दिया होता है कि भाई अब तूने यही करना है। लोग रिटायरमेंट के बाद जीना शुरू करते हैं दुनिया भर में, वो अपनी गर्लफ्रेंड लेके या बीवी लेके निकल लेते हैं क्रूज़ पे बुड्ढे ही मिलते हैं आपको, वो ज़िंदगी भर दबा के काम करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। हम जो है ना, सीधा हमारे यहाँ बूढ़े की क्या काम है, सौदा सलफ ले आओ रनछोड़ लाइन से, लौकी ले आओ, टमाटर, कीमा वगैरह वगैरह, बच्ची को स्कूल लाना ले जाना, ट्यूशन लाना ले जाना, दैट्स इट, और वह मस्जिद के चक्कर लगा लो, दैट्स इट, और कोई काम ही नहीं है। और उसमें वो ज़्यादा ज़िंदगी गुजार देते। फॉर एग्ज़ाम्पल 55-58 पे अगर रिटायर हो गए और 80 साल तक गए अगर कोई साहब, तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो उन्होंने एज अ रिटायर्ड गुजार दी। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, थड़े पे बैठ गए, पुराने मोहल्ले चले गए, दोस्तों के यहाँ बैठ गए। अरे कोई एक्टिविटी लगाओ इनकी। तो हम फ़ौरन बुढ़ापा अपने सर पे ले लेते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ। तो आपकी ख्वाहिशात बड़ी नेक हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन अगेन आपने उनसे पूछा, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की क्या उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने आपको किसी और नज़र से देखा होगा। अगर आप उनके नेफ्यू रहे हैं तो वो ज़ाहिर है आपको किसी और नज़र से देखा होगा। तो पहले तो उनकी रजामंदी ज़रूरी, अज्यूमिंग, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया, अज्यूम करते हैं कि उनकी तरफ से रजामंदी है। रही बात आपके पेरेंट, आपकी मदर की और बहन की, तो उनका ज़ाहिर है, अब देखिए इट्स अ कल्चरल इशू। यही मसला अगर किसी मिडल ईस्ट कंट्री में होता, वहाँ सोचते भी नहीं, हो भी जाती शादी, सोचते भी नहीं, हो जाती, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन पे जाते हैं। हम जो है ना अजीब कल्चर में मुब्तला हैं, कहने को मुसलमान है, कल्चर कहीं और से हमने अडॉप्ट किया हुआ है, कन्फ्यूज़ हैं, पता नहीं है। अब वो माँ की और बहन की ज़ाहिर ख्वाहिश होगी कि भाई नई नवेली दुल्हन आएगी, गोरी चट्टी दुल्हन होगी, और जो है डॉक्टर होगी, हम ले लेके इसको ट्रॉफ़ी की तरह दिखाएंगे सबको। अगेन आई एम नॉट जजिंग योर मदर एंड सिस्टर, एक जनरल जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है सोसाइटी में वो यही है। दुल्हन जो है या बहू जो होती है वो ट्रॉफ़ी होती है, वो दिखाने के लिए होती है। इसलिए गोरी बहू, लंबे बाल, डॉक्टर लेकिन घर पे बैठे, ये सारी ट्रॉफीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये ऊबर के वो स्टार होते हैं ना, 5 स्टार या फीफा पे जो स्टार मिलते हैं, ये वो स्टार ऐड होते हैं, दिखाने के काम आती है शादी ब्याह में, दावतों में, कि देखो हमारी बहू
खूबसूरत है, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ लोग ये, अब उनको ये हम ख़ानदान में क्या मुंह दिखाएंगे, लोगों क्या मुंह दिखाएंगे, आए अपनी चची से शादी कर ली, ताई से शादी कर ली बेगैरत ने, इनका तो चक्कर चल रहा होगा पहले से, वगैरह वगैरह। लोग 10 किस्म की बातें करते हैं और ये बहुत गलत है। अगर आपको आपने अगर आपने जैसे लिखा मौलानाज ने, आपने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने बोला बिल्कुल हो सकती है, तो बात ख़त्म। शरीयत जब आपको इजाज़त देती है एक चीज़ की, अल्लाह जब इजाज़त दे रहा है आपको एक चीज़ की, और सोसाइटी में भी ये इल्लीगल नहीं है, पाकिस्तान में भी किसी कानून के मुताबिक ये इल्लीगल नहीं है, खल्ली वल्ली, तो इसमें गलत बात कोई भी नहीं है। हाँ, वो एक सोसाइटल प्रेशर लेके बैठी हुई हैं आपकी वालदा और आपकी बहनें, इसलिए उनको इस तरह फील हो रहा है। दूसरी बात, अब आप जो ये कर रहे हैं ना शादी, ये ऑब्वियसली आपकी नेक नियति है और आप बच्चों को एक शेल्टर देना चाह रहे हैं। अब हमारे यहाँ देखें सिचुएशन इस तरह की है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे अकेली औरत जो है ना उसको लोग खुली दुकान समझते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो बेवा हो या फिर अगर वो तलाक याफ्ता हो या फिर अगर वो सिंगल मदर हो फॉर वट एवर रीज़न। हाँ, सिंगल मदर ही हुई ना। तो उसको लोग समझते हैं कि भाई अब ये खुली तिजोरी है, अब ये इस पे सब आते जाते हाथ लगाएंगे, लिटरली। ठीक है, अब चूँकि हमारे नॉर्म नहीं है किसी औरत का अकेले रहना, मतलब रहती हैं बहुत सारी रहती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, मगर उनको अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता, उन पे तरस खाया जाता है इसको कोई मिला नहीं, या दिस एंड दैट, तानेबाजी और वगैरह वगैरह वगैरह। घर उजाड़ दिया इसने अपना, या मनहूस थी, जवानी में शौहर चला गया, 10 किस्म की लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पे औरतों को अनफॉर्चुनेटली शेल्टर के लिए शादी करनी पड़ती है, शेल्टर इन अ सेंस के एक प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अदरवाइज देर एक्सपोज टू दिस सोसाइटी, और सोसाइटी का हाल आप सबको पता है। एक कहावत है कि घर के बाहर अगर मर्द की जूती भी रखी हो तो लोग 10 बार सोचते हैं, और बहुत पैट्रियार्कल बात है, लेकिन ये फैक्ट है, हमारी सोसाइटी का ये फैक्ट है कि अगर आपको पता हो एक मोहल्ले में औरत अकेली रहती है, वो केबल वाला भी बहाने बहाने से घुसेगा। किसी ने एक बार मुझे ईमेल की थी कि कुछ लड़कियां अकेली रह रही थी तो पुलिस वाले भी आके तंग करते थे। पुलिस को पता था यार लड़कियां अकेली रहती हैं, हाँ जी वो तलाशी है, फलाना है, वारंट है, दिस एंड दैट। या किसी भाई लोग को समझ आ गई, किसी को उनको पता है घर में कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो छेड़छाड़ हो गई। मसले मसाइल हैं यहाँ पे बहुत अकेली औरत के। तो बहुत सारी औरतें ना चाहते हुए भी, बिकॉज उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वो शादी में पड़ जाती हैं, चाहे मोहब्बत हो ना हो, ये भत्ता देना पड़ता है बेसिकली यहाँ रहने का। तो ये एक बहुत सैड बात है कि अगर औरत, हर किसी को नहीं शादी करनी भाई, या अगर किसी का दिल नहीं है, मगर यहाँ पे जीना अजाब कर देती है सोसाइटी, जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, वो जीना अजाब कर देती है औरत का। तो आपकी ख्वाहिशात गलत नहीं है, मगर ये कि इस सोसाइटी से आपने टक्कर लेनी है। और देखें फिर आप, यू नो योर सिचुएशंस बेटर, अब आपने अहद किया है तो फिर देखें। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो है ना जिस एलिमेंट से इस रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं वो है, मतलब एक प्रोटेक्शन है, दूसरा एक 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 तर्स वाला एलिमेंट आप कह सकते हो कि बच्चे छोटे हैं वगैरह वगैरह। कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें मोहब्बत और फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तर्स खा के आप करेंगे ना तो फिर एक पॉइंट के बाद जब चीज़ें इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी तो फिर आप बोलोगे यार मैं कहाँ फंस गया। मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, और एक रिस्पेक्टेबल फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है, साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके अलावा किसी और वजह से करते ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जी बचपन में तय हो गई थी, बाप घर से निकाल देगा तो मैं कर रहा हूँ, तो वो एक ज़ोर ज़बरदस्ती का एक अफेयर होता है, उसमें ज़ाहिर है ना आपका दिल होता है ना अगली का दिल होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल एलिमेंट रखे अपनी जगह दैट यू वांट टू सपोर्ट देम, बट सेवियर उससे मत जाइएगा क्यों मैं इनको बचाने आ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर जेन्युइन मोहब्बत है और बायलैटरल है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनसे भी आपने 10 बार ये बात पूछनी है कि कहीं आप मजबूरी के तहत तो इसमें नहीं आ रही, आपका कितना दिल है इस चीज़ में, ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है। और हैज़ शी ओवरकम द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग अ हस्बैंड, यू नो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें ज़रूर पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मजबूरी में आके कि मुझे एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी इसमें आ रही है, क्योंकि फिर वो चीज़ें जो दिल से नहीं होती
वो फिर अधूरी रह जाती हैं और फिर मामला सही नहीं रहता. आई होप आपको सोल्यूशन मिल जाए ज़िंदगी में, तो ख्याल रखिएगा. ऑलराइट जी, नेक्स्ट ईमेल, इसका टाइटल है बदतमीज़ लड़की. Assalamu alaikum, hope you're doing well, Junaid sir. I hope you find this email in good health. I've been listening to you for a while now and I have a huge respect for your ideas. I'm in a huge confusion, so I hope you can help me out a little. I'm 23 and I'm the eldest daughter in a brown Pakistani household. I have 3 younger siblings and I was a neglected child since my siblings share a close age with me. My parents never actually had any time for me. Due to this whole dynamic, I became independent and mature from a very young age. I consider myself a critical thinker, and that is due to the fact that my parents rarely had any time to indoctrinate me with their ideas about religion. Religion, culture, and other toxic things girls are conditioned to be okay with. As I grew up without the blindfold of toxic positivity, I could clearly see people and situations for what they were. I read a lot and questioned everything. I am considered the Badtameez Ladki since I have loud opinions as any human should. I completely reject the cultural idea of reduction women to baby making machines and household slavery. And this is a sour topic and I am often ridiculed when I bring it in front of my father. Men of this society twist and turn Islam according to their ease and lust for power. And my mom says since she gave birth to me, she can say anything she wants. My parents say that since I don't take their emotional abuse and stay quiet in front of them, I will never be successful in life. I'm doing exceptionally well in my education. This is my last semester and I will inshallah qualify for a gold medal. But the bigger dilemma is that my well-educated mother is of the idea that getting too much education is not good for girls and she pushes for me to get married instead of when I clearly could get a full scholarship this time around. I want to study further and not get stuck with a man from this country who barely has the ability to think critically. यार ये तो बड़ा सीन है यार, boys का सीन बड़ा ऑफ है. But marrying outside the country and by my own will has been prohibited by my parents. They want me to wash away this idea from my head. One more thing is that I have been the personal therapist for my narcissistic parents since I was a kid. I was the spectator to their fights and falling outs, and it has scarred me for life and do not want to get married ever. On top of that, our country is not safe for women. There's a huge number of femicides from all social classes, and the mentality of Pakistani men is bullshit. I'm surprised they have huge egos when they don't even own homes and live on their daddy's money. That's true. I can't go out and look for a partner myself also. I have a huge abandonment issue that no matter how much therapy I take for it, I can't let go of it. None of the therapists have been able to answer my one question, and that is, blood was never thick for me. How can I ever trust water? So how can I, in this whole situation, pick one side and carve my path? I know marriage is important, but how can I go ahead with it when I'm so scared of it? And for some reason, I'm of the idea that it will never work out since I'm outspoken and opinionated person who believes in individuality and not what women is an extension, and not that women is an extension of a man. Thank you for your email. बात तो बिल्कुल सही की है. मसला ये है कि वो जो आपने बात की ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि हमारे जो है हम नंबर 1 है हर डोमेन में और मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने, लोग मरने को तैयार हैं यहाँ से भागने के लिए और मर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. सो we're a product of badly raised society. देखिए ना, एक आपकी घर की तरबियत होती है, एक सोसाइटी आपको प्रिपेयर करती है. अब आगे पीछे आपको जो सुनने को मिलता है वही कंडीशनिंग आपकी हो जाती है इवेंचुअली, एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. किसी भी किस्म का ओपिनियनेटेड इंसान यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाता. यहाँ पे जो सवाल करता है, यहाँ पे जो सवाल उठाता है उसी को उठा लिया जाता है, सवाल को नहीं बात की जाती. अगर यहाँ पे कोई इंसान, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो कोई औरत हो, अगर वो कोई शिकायत रेज़ करे कि सोसाइटी में ये फॉल्ट है, तो वो उसके साथ बैठते नहीं हैं, उसके साथ बात नहीं करने को तैयार कि भाई तेरा मसला क्या है. वो सीधा सीधा लेबल कर देते हैं. अगर आपने कोई रिलीजियस एस्पेक्ट से बात की तो सीधा ब्लास्फेमी मारते हैं.
आपने कोई नेशनल पर्सपेक्टिव से बात की तो सीधा आपको गद्दार का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फ्रैजाइल ईगोज़ हैं, फाउंडेशंस वीक हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। अब चूँकि मुल्क एक इनसिक्योर मुल्क है, हर वक्त डरे रहते हैं अभी कोई फटेगा, अभी कुछ हो जाएगा, तो हमने जो है बिल्कुल ही बम शम दबा के रखने हैं और कभी भी कुछ हो सकता है। तो वही स्टेट जो है, क्योंकि घर ऐसा है, जब घर इनसिक्योर है तो उसमें रहने वाला भी इनसिक्योर है, तो हम भी इनसिक्योर हैं। हमें पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है। आज डॉलर 280 का है, कल पता नहीं 310 का ना हो जाए, तो आज ही ख़रीद लो जो ख़रीदना है। सो वी आर ऑलवेज ऑन अ पैनिक मोड। तो इंडिविजुअली भी हमारे हमारे जो बिहेवियर्स हैं दैट आर एक्सट्रीम हद तक दे आर ड्रॉन बाय द वे थिंग्स आर इन द कंट्री। रही बात निगलेक्ट की, इसलिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में व्हेन ही वाज द सीएम, ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, या गालिबन उससे पहले की, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास लाहौर में बैनर्स लगे थे पॉपुलेशन काउंसिल की तरफ से, जब तक पहला स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा। इसकी एक बुनियादी वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो जब कहते हैं ना कि आप गैप रखें बच्चों में, तो उसमें एक तो हेल्थ का फैक्टर आता है। माँ की हेल्थ, जाहिर है आप उसको हर साल मकान पे किराए पे चढ़ा देंगे, अगर एक नया रेंटल अग्रीमेंट साइन हो जाएगा और एक रेंटी आ जाएगा पेट के अंदर, तो देखें चाइल्ड बेयरिंग जो है वो बहुत लाइक बॉडी और लाइक फिजिकल और इमोशनल स्टेट औरत की हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। इट इज़ वेरी वेरी कम्बरसम, और ये अल्लाह की कुदरत है कि फिर भी वो बार बार वो औरत जिस पेन से गुजरती है वो फिर भी चाहती है कि चलो मेरा लेट्स हैव अनदर वन वगैरह वगैरह। तो बहुत चेंजेस से गुजरती है एक औरत। आप उसको फिर पहले वाले को भी नशोनुमा नहीं मिलती, दूसरे वाले को भी नहीं मिलती सही तरह, और फिर निगलेक्ट अलग आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पिछले कुछ सालों में सुनते थे ना, थर में बच्चे मर रहे हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। अब कोई पूछे कि भूख से सिर्फ बच्चे ही क्यों मर रहे हैं? भूख से तो हर कोई मरना चाहिए, राइट? चलो ग्रांटेड, बड़े होकर आप रोज़ा रखते हो, आपको नहीं लगता बच्चा नहीं रह सह सकता। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं थी कि वहाँ खाना नहीं है। थर जो है काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी चीज़ें ग्रो भी होती हैं वहाँ पे, और इकोनॉमिक्स है लोगों की, लोगों का माल मवेशी भी होता है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। एंग्रो में औरतें ट्रक चलाती हैं वहाँ पे। तो बात ये थी कि वो चूँकि बच्चों की पैदाइश में गैप नहीं था, माँ का दूध ही नहीं बनता, राइट? अब गाय तो है नहीं कोई 12 लीटर दूध देगी रोज़, इंसान है ना। तो जब उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है तो बच्चे की फीड भी कम है। तो जब बच्चे की फीड कम है, अब थर में सेरेलैक तो मिलता नहीं है, या भाग के आप जाके जो हैं वो कौन से आते हैं, मेरा बेटा भी खाता था, वो पता नहीं एप्पल पाई टाइप की कोई चीज़ होती है, वो मिक्सचर होता है बच्चों का। वहाँ तो वॉलमार्ट तो है नहीं, टेस्को तो है नहीं कि गए और ले आए या अमेज़ोन से मंगा लिए, वो थर है, इट्स अ डेजर्ट। तो बच्चे मर रहे थे, तो फिर वो बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया सिंध में बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। वो बच्चे सिंध गवर्नमेंट ने घर में जाके खाना नहीं खिलाना, वो लोगों ने खुद इंश्योर करना है कि भाई एक बच्चा हुआ है, 2-3 साल 4 साल 5 साल का गैप देना है, फिर दूसरा। मगर यहाँ तो औरत बेबी मेकिंग मशीन है, एज यू राइटली सेड इन योर ईमेल, राइट? तो ये वजह थी। तो गैप की एक फ़िज़िकल रीज़न तो ये है, सेहत अच्छी होगी बच्चे की, बच्चे को अटेंशन पूरी, और जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो है अटेंशन, राइट? जिस घर में जितने भी लोग पेरेंट्स सुन रहे हैं या आप लोग खुद उस चीज़ से गुजरे हैं, जब तक जो बच्चा छोटा होता है ना, वो सबसे प्यारा होता है, बट जब भी नया वाला आता है ना, तो फिर वो सबसे प्यारा हो जाता है, और फिर जो सेकंड लास्ट होता है ना, उसमें जेलसी बहुत आ जाती है। स्पेशली अगर वो अंडर 8 अंडर 7 की एज का है, तो वो ज़्यादा फील करते हैं। वो तो निगलेक्ट वहाँ से आती है, राइट? और जो आप ये लाइनें लगाते हो तो फिर वो निगलेक्शन की एक चेन बनती जा रही होती है। उसका फिर रिज़ल्ट क्या होता है? उसका फिर रिज़ल्ट ऐसे होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब वो अपनी खुद थेरेपिस्ट बनी हुई हैं, और इट्स ग्रेट कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग खुद से शुरू कर ली। और क्योंकि पाकिस्तान में एक फेज़ होता है लर्निंग का जो स्कूल में ठुसाया जाता है, ये नंबर 1 है, दिस एंड दैट है, और 47 के बाद दुनिया वजूद में आई, उससे पहले तो दुनिया थी नहीं, ठीक है?
फिर एक फेज़ होता है अनलर्निंग का, उस सबको अनलर्न भी करना होता है, और ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने अकायद पे खड़े होते हो, और मैं रिलीजियस अकायद की बात नहीं कर रहा, नेशनल अकायद की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि वो ठूसा भी सबसे ज़्यादा वही जाता है। तो उस चीज़ को अनलर्न करना, फिर दूसरे को भी इंसान समझना, दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करना, या फिर दूसरों के त्योहारों की रिस्पेक्ट करना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आता है। कुछ लोगों को HEC का चेयरमैन बन के भी नहीं आता, वो कहता है होली बैन करो, कल्चर हमारा ख़राब हो रहा है। अरे भाई, जिस सरजमीन में होली होती है यहाँ तो 5,000 साल से हो रही है, मुल्क आपका भी बना है, 100 साल भी नहीं हुआ उसको, तो 75 साल वाला 5,000 साल वाले को क्यों सुपरसीड कर रहा है? तो ये तो वो जो कह रहे हैं यहाँ का कल्चर ख़राब हो रहा है, अरे भाई वही तो कल्चर था यहाँ का, जिनका है वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने दो। लेकिन हमें एक कीड़ा है, सब हमारे जैसे हो जाएं। जैसा कि कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट भी आई थी, उसमें भी यही था कि आप ये हैं तो आप ये वाली क्यों नहीं हो जाती। अरे भाई, तुमने अच्छा होके दिखाया, तुमने ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ एक क्रिश्चियन का, एक हिंदू का, वो उसके जहन में ये बात है कि यार मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ, कितनी अच्छी सोसाइटी क्रिएट की है। भाई अमल से करनी है, वो बातों से थोड़ी करनी। खैर, तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ब्लाइंड फोल्ड आपने नहीं लगाया, विच इज़ ग्रेट। और ओपिनियनेटेड हैं, ओपिनियनेटेड औरत किसी को बर्दाश्त नहीं है, और ख़ास तौर पे हमारा माशरा जहाँ पे मर्दों की इतनी फ्रेजाइल ईगो है। कल आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, तो शी ड्राइव्स रियली वेल, और यहाँ पे मैं उनको कहता हूँ अवॉइड ही करें, बिकॉज ख़तरा भी होता है, ज़ाहिर है, कोई देखता है भाई अकेली औरत है, को मोबाइल छीन ले, कुछ कर ले, 10 चीज़ें कर ले। एक दिन फॉर सम रीज़न आई हैड टू लीव माई, नहीं गाड़ी कहीं बनने गई हुई थी, मैं इन ड्राइव करके आया, एंड देन व्हेन द कार केम घर पे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पिक मी अप। तो घर बहुत करीब है यहाँ से, तो कोई 10 मिनट का ही फासला है। उसमें भी शी वाज सेइंग कि वो जिस किस्म की नज़रें होती ना मर्दों की, ईगो हर्ट रहती है, अगर आप उनसे थोड़ी सी तेज़ चला लो, वो कहते हैं औरत तेज़ गई कैसे, वो फिर रेसे लगाने आ जाते हैं फजूल में। तो जहाँ पे मर्दों की ईगो का ये हाल हो कि वो बर्दाश्त ही ना करे कि कोई आपसे आगे कैसे निकल गया, तो वहाँ पे फिर आप ओपिनियनेटेड होंगी, वहाँ पे आप अपना ओपिनियन देंगी कि भाई हमारे राइट्स ये हैं और ये है वो है। वो बोलेगा भाई चुप करके बैठ, वो फ़ौरन किताब निकाल लेंगे, भाई यहाँ पे तो ये लिखा है। बट जहाँ आपके हुकूक की, औलाद के हुकूक, अब देखें ना, पेरेंट्स के हुकूक नहीं होते भाई, औलाद के हुकूक होते हैं। पेरेंट्स के भी होते हैं, औलाद के ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ ये सबसे गलत जो कल्चर है ना, वो ये है कि बड़ों का अदब करो। बच्चों का अदब किया जाता है, बड़े अपना अदब अर्न करते हैं। उस्ताद की कदर करो, उस्ताद मेरी कदर करेगा। और फिर देखें, जिन उस्तादों ने आपको शफ़क़त दी, प्यार दिया, आपको आज भी वो याद है और आप आज भी उनकी दिल से इज़्ज़त करते हो। जिन्होंने आपको सोटियाँ मारी, डंडे मारे, उल्टा लटकाया, चाहे वो आपके कारी साहब हों या चाहे वो आपके स्कूल के टीचर हों, कॉलेज के टीचर हों, आप आज भी उनसे नफ़रत करते हैं। लव विन्स मैन, लव ट्रम्प्स एवरीथिंग। तो हम जो हैं उल्टा बड़ों की इज़्ज़त करो। क्यों भाई, वो बड़ा है, वो आपसे पहले आ गया तो उसकी इज़्ज़त करो। अबे ये क्या बात हुई भाई, अर्न कर, तू इज़्ज़त के काबिल तो बन। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब जाहिल लोग भी होते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। स्टूपिड एस जो होते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। तो अब जस्ट बिकॉज वो बड़ा हो गया है, तो क्या उसकी स्टूपिडिटी ख़त्म हो गई? नहीं, वो तो अभी भी है। अगर वो रेसिस्ट है, या अगर वो तंग नज़र का है, अगर वो बदतमीज़ है, देखते ना आप ये बदतमीज़ अंकल होते हैं। कल किसने मुझे बताया था, वो हम एक बात कर रहे थे, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि बड़े बूढ़े आराम से बोलते हैं कि जी आजकल की नौजवान नस्ल दीन से दूर है। तो दीन से दूर आप करते हो, मस्जिद में चमाटे तो बड़े मारते हैं कि पीछे जाके पढ़ो, ये करो। बच्चे तो शौक से जाते हैं नमाज़ पढ़ने। सबसे पहले ये अंकल करते हैं दूर, फिर बड़े होके कहते हैं कि जी ये तो दीन से दूर है। अरे आप ही ने तो भगाया मस्जिद से। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक बार टी-शर्ट पहन के गया, मैं हार्डली 7 साल का हूँगा, और ये बात मैंने पहले भी बताई थी। मैं 4 वक्त का नमाजी था। फजर में मुझे ज़ाहिर है, वो कराची के हालात 90s में जिस तरह के थे, तो डर ही लगता था घर वालों को। लेकिन ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में मस्जिद में जाके अजान होते ही बैठ जाता था। मैं आगे की सफ़ में होता था, हर बार हाथ पकड़ के पीछे, हाथ पकड़ के पीछे, पता नहीं जैसे वो जन्नत में पहले चला जाएगा क्योंकि आगे खड़ा था। अब अपने अमाल से जाएगा भाई। ये बात मुझे 7 साल को पता थी, उस 70 साल के आदमी को नहीं पता थी। दूसरी चीज़, अब बच्चे हैं, कुछ भी पहन लेते हैं भाई। अब ठीक है, आई नो मस्जिद के अपने अदब अदाब होते हैं, मैं ये तो नहीं कोई शॉर्ट्स पहन के चला जाए बंदा। तो मैं एक दिन टी-शर्ट पहन के चला गया, तो एक अंकल ने बाकायदा मुझे यहाँ से पकड़ा
और अपना अंगूठा ना ये वाली जो जगह होती है, जो ये फ्लेक्स होती है, ये गलत निशान बन गया, इस पे दबा के कि तुमने ये ऐसी शर्ट क्यों पहनी है, तुम क्या काफिर हो, ये हो वो हो। वो दिन है मैंने बोला खल्ली उल्ली जाना ही नहीं है, घर पे पढ़ लूँगा। खुद छुड़वाते हैं लोग नमाज। तो दर्द हुआ मुझे यार, मैं स्कार हो गया, मैंने बोला यार ये तो अजीब यहाँ मारते हैं लोगों। खैर, तो बात ये हो रही थी कि फिर ऐसे माशरे में ओपिनियन रखना तो ये तो सूदमंद किसी को भी नहीं होता। तो आपको जो है ना, अच्छा आप कह रही हो बाहर जाना भी अवेलेबल नहीं। अब देखें, आप गोल्ड मेडलिस्ट होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। अब इस बात का इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गोल्ड मेडलिस्ट, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड की हों, तालीम की फील्ड की हों, किसी भी फील्ड की हों, घर बैठ के पराठे बना रही हैं। अभी क्या हो रहा है, हाँ अभी अभी दाल चावल लगा हुआ होगा, हैं भाई मोइस, चूल्हे पे चढ़ा होगा दाल चावल, गोल्ड मेडलिस्ट होगी, ये काम कर रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि घर पे काम नहीं करने या घर की खिदमत करना या एक डोमेस्टिकेशन कोई बुरी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा। मगर उनका टैलेंट जब पूरा यूज़ हो सकता था अच्छे तरीके से, तो वो सप्रेस नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग शौक से होते हैं डोमेस्टिकेटेड, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजबूर हैं। खैर, तो अब आप कह रही मेरी अम्मा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन देखें इसमें मैंने पहले भी बात की है, पेरेंटल जेलसी भी एक चीज़ होती है। सिबलिंग जेलसी तो होती है, सिबलिंग राइवलरी। पेरेंटल ये होती है आपकी वालदा भी शायद कुछ करना चाहती हूँ, कंडीशनिंग की वजह, सोशल कंडीशनिंग की वजह से घर बैठ गई। अब वो बोली कि भाई तू भी घर पे जा, घर बसा, तू क्यों बाहर जाएगी पढ़ने जब मैं आज तक नहीं गई। ये आता है लोगों के अंदर एंड इट्स वेरी नेचुरल। आप क्लियरली अपने टैलेंट को और पॉलिश कर सकती है किसी अच्छी जगह से तालीम हासिल करके, पढ़ के, लिख के। लेकिन अब आपको वो भी पाबंदी है, अब स्कॉलरशिप आपको मिल भी रही है और आपको नहीं लेने दी जा रही, और दे रहे हैं जी ये दूल्हा ले लें कोई बैडली रेज्ड, स्टेटिस्टिकली बैडली रेज्ड, अनओपिनियनेटेड, ज़ीरो एक्साइटमेंट वाला आदमी ले लें और बैठ जाएं और केबीस की आइसक्रीम खाएं ज़िंदगी भर। ये आपका फ्यूचर है। तो मैं आपको यही कहूँगा, नॉट एंडोर्सिंग बदतमीज़ी। जो लोग समझते हैं कि मैं यहाँ बोलता हूँ लोगों को पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हो जाओ, कभी भी नहीं, उनका अपना एक मकाम होता है। लेकिन अपने आप को जानते बूझते किसी जुल्म की आग में छलांग मारना ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, और ख़ुदकुशी हराम है। ठीक है, फतवा ले लें जाके किसी का भी इस बात पे। तो रेजिस्ट करें। जिसके मतलब अगर आपको कोई अरेंज कराया जा रहा हो तो अच्छी तरह उसका इंटरव्यू लें, लाइक माइंडेड हो, दिल माने तो ही जाए। ये नहीं कि जी, अब जैसे देखें बकरा ईद सीज़न है ना, क्या होता है, व्यापारी मंडी लगती है, व्यापारी खड़ा होता है, आते हैं बायर, हाँ भाई कितने का दिया, दांत सही है, बाल सही है, सही है, दुम सही है, चलो जी रस्सी पकड़ाई चला गया। हम औरतों को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। और ये दिस इज़ यूनानिमस, ये हर क्लास का मसला है। ये नहीं है कि जी ये झोपड़पट्टी वाली औरत का मसला है या अनएजुकेटेड औरत का मसला है। पढ़ी से पढ़ी लिखी औरत का भी ये मसला है, गोल्ड मेडलिस्ट का भी ये मसला है, सर्जन का भी ये मसला है, और डोमेस्टिकेटेड औरत का भी ये मसला है। औरतों की एक ही उससे हाँपा जाता है। क्या होती है, एक ही लकड़ी से हाँपना नहीं, क्या वर्ड होता है, हाँकना, राइट। तो ये तो सीन है थेरेपी। अच्छा, रही बात अबैंडनमेंट इशू की, तो उसमें तो अगेन मैं यही कह सकता हूँ कि थेरेपी ही आपको हेल्प कर सकती है। मगर चूंकि आप यू हैव फेल्ट द नेग्लेक्ट और वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ, और आपको जब अपने पेरेंट्स से ही अबैंडनमेंट इतनी फील करनी पड़ी, तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही आपकी बात ब्लड और वाटर वाली, कि जब अपने ही ब्लड ने आपको अबैंडन किया तो फिर अब बाकी अगले की क्या गारंटी। आपका फेयर अपनी जगह सही है, लेकिन सब को एक उसमें हम नहीं रख सकते, चांस तो लेना पड़ेगा ज़िंदगी में। अब ये रिस्क तो है भाई, ये रिस्क तो है, और ये रिस्क लेना पड़ेगा। डर डर के नहीं जिया जाता। ट्राई अगर आपके कोई प्रपोज़ल आता है उससे बात करें, अच्छी तरह परखें उसको, हर उससे वो कहते हैं ना, हर किस्म के टेस्ट से गुजारें, और दिल माने और आपको लगे कि हाँ वो आपकी ओपिनियंस को ऑनर करना जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं, और आपको एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना कि आपको एक बेबी मेकिंग मशीन बनाना चाहते हैं, तो देन गो फॉर इट। अदरवाइज आप पढ़ाई अगर जितनी कर सकती हैं करें। ये छोड़ दें कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों का रिश्ता नहीं आता।
मुश्किल ज़रूर होती है, मगर जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा आपको हल्ली वल्ली, तो उससे ना घबराएं। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन सेज 18 प्लस स्ट्रगल्स ऑफ एन 18-year-old. Hello, sir. Hope this email finds you well. First of all, I'd like to tell you that I really appreciate your work and the efforts you put into your content. You're genuinely one of the realest people in Pakistan social media community at the moment, and our country seriously needs people like you. Hats off. Thank you. My introduction, my name is ABC and I'm an 18-year-old FSC pre-med student and a part-time freelance video editor / videographer from one of the major cities in Pakistan. I belong to a respectable, educated and supportive family, and alhamdulillah do not have any family problems / childhood experiences that may have led to my problems that I will be mentioning shortly. The problem. Ever since I hit puberty, I started noticing my rather overwhelming attraction towards the opposite gender. But when I turned 16, that was when things really started getting serious. I think it was the gratification that I craved. Being able to have a girl let her guard down to you was something I had become addicted to. I started hitting on every other girl that I found attractive, whether it was someone from my college and someone I met on social media, with the intentions of being able to hook up with them. What really boosted my desire here was that I always ended up getting what I wanted without having to use any tactics. It was almost like if I wanted a girl, all I had to do was talk to her for a few weeks, and gradually it would lead to an intimate relationship itself. When I got what I wanted from one girl, I'd start looking for the next one to fulfill these desires of mine. I had become addicted to the boost in my ego. All this had given me. What I didn't realize was that I was ruining my mental health in the process. I had started losing my focus due to these thoughts. I'd be studying, doing my work, and suddenly I'll get reminded of something I did with a certain girl, and it would make me want to do it all over again. And I'd end up texting her again and just ignore my work, spend the night texting her and fulfilling my desires. It was almost if I had become slave to my own desires. I'd be forcing myself to do these things even if my mind told me not to. It had become a lifestyle. I started having troubles keeping platonic friendship with women while having countless friends with benefit situations in my DMs all the time. It was exhausting my mind, but I couldn't stop craving it. The current situation. I have my exam in less than 2 months and I have been trying to get rid of these desires for a while now. I have made some progress in staying away from the act since I decided to get rid of all social media except WhatsApp and other practically useful apps. But the urges still come to me and it takes a lot for me to not give in to it. What I need. I don't think the progress I have made is enough for me to completely be free of unhealthy desires. I want you to tell me from the best of your knowledge that what can I do to eradicate these thoughts from my mind. I cannot really talk to anyone about this in person for obvious reasons. I have guy friends that I'd be comfortable sharing this with, but I once tried telling someone about this and he was like, इधर किसी को कुछ नहीं मिलता और तुझे जो मिल रहा है तो तू नखरे कर रहा है. And I was like, dude, चाहता तो मैं भी हूँ लेकिन अब इतना भी नहीं कि दिमाग ही शॉर्ट हो जाए. So I'm writing this to you in email in hopes that you can guide me as an elder brother on what I should do or what changes should I make. I'm open to any sort of suggestion, even religious ones if you have any. Thank you for your time. Thank you for your email. ये 18 साल के एक साहब हैं, पढ़ भी रहे हैं और वीडियोग्राफर एडिटर भी हैं. एक बड़े शहर से इनका ताल्लुक़ है और जैसे कि प्रॉब्लम आपने सुना कि उनको एक काफ़ी हद तक ऑब्सेशन हो गया है लड़कियों से. एंड ही लाइक्स द अटेंशन एंड ही लाइक्स गेटिंग हिज वे अराउंड एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशंस. बहुत सारे लोग एनवी कर रहे होंगे इस वक्त, बट खैर दिस इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. पहली बात तो ये कि अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट से कहें तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें तो आप जो है थोड़ा सा फोकस करें, नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपना दीन और दुनिया साथ लेके चलनी है. और वो चीज़ ऐसी है कि वो आपको इन चेक रखती है और फिर जाहिर है कि आप दुआ भी करेंगे तो आप दुआ से भी फ़र्क पड़ता ही है. लेकिन साथ ही साथ व्हेन यू नो, फॉर एग्जांपल देखो इस तरह की थॉट्स आती कब है, रात को आती हैं. अगर आप रात को देर तक जागते हो, यूर लाइक ब्राउजिंग एमलेसली, तो फिर दिल करता है चलो इसको टेक्स्ट करूँ उसको टेक्स्ट करूँ, एंड देन वन थिंग लीड्स टू अनदर
एंड देन यू एंड अप डूइंग व्हाट यू डू, राइट? तो जब आपको पता होगा मैंने फजर में उठ के नमाज़ पढ़नी है, तो फिर आपको वैसे दिल नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैसे ही सो जाओगे क्योंकि आप सुबह के उठे हुए होगे। दूसरी चीज़, अगर हम दूसरी उस पर आएँ, वो ये कि अब आपने अपने आप को बिज़ी रखना है। अब आई वुड हाईली रिकमेंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट और हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रनिंग हो, कुछ भी हो। द आइडिया इज़ टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ। आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएं, अपने आप को बॉक्स करें, अपने आप अपनी एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपना डाइट प्लान अच्छा रखें, अपनी रूटीन अच्छी रखें और अपने आप को मसरूफ़ रखें। सबसे बड़ा मसला हमारे आता है फ़रागत का, और ये जो हम देखते हैं, जो हमारा एक सोशल डिक्लाइन है हमारी सोसाइटी का, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। जैसे हम कराची की अगर बात करें तो कराची में कुल मिला के 12-13 ग्राउंड हैं 3 करोड़ के शहर में, राइट? अब उसमें जो, अगर इसमें आप 60% स्टेटिस्टिकली यंगस्टर निकाल लें 30 साल से नीचे के, फुल ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, और फुली चार्ज्ड अप, बट दे डोंट हैव एनी एवेन्यू टू बर्न द एनर्जी, राइट? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मैं वियना में था, तो वहाँ पे एक बच्चों का एक पूरा एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बना हुआ था जो कि एक चैरिटी थी। देयर वाज दिस गाय, वो ग्राफिटी बनाता था बड़े शौक से। ही हैड पास्ड अवे, लेकिन उसके नाम की एक फाउंडेशन थी। फाउंडेशन का काम क्या था, चूँकि वो बच्चा बचपन में नेग्लेक्टेड था एंड ही वॉज इनटू ड्रग्स, दिस एंड दैट, बहुत सारी इसकी स्टोरी थी, और वो अपना सारा एग्रेशन और एंगर ग्राफिटी में निकालता था। तो ही एंडेड अप बिकमिंग अ बिग आर्टिस्ट, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। उसके नाम की फाउंडेशन थी, तो वहाँ पे उसने एक जगह बनाई हुई थी इसकी फाउंडेशन ने, जहाँ पे वियना के बच्चे आते थे। एक तरफ स्केट बोर्डिंग के उन्होंने रैम्प्स बनाए हुए थे, तो वहाँ पे बच्चे दबा के स्केट बोर्डिंग कर रहे थे। यही एग्जैक्ट सेम चीज़ अगर जो लोग लंदन में रहते हैं, अगर आप साउथ बैंक जाएं लंदन आई वाली साइड पे, तो अगर आप सिनेमा वाली साइड पे जाएं, जहाँ पे आगे आगे जाके साउथ बैंक यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है, तो वहाँ पे नीचे इसी तरह का एक लॉट बना हुआ है और वहाँ बच्चे अग्रेसिवली स्केट बोर्डिंग कर रहे होते हैं, राइट? द आइडिया इज़ टू बर्न देयर एनर्जीज। तो जो वियना की मैं आपको बात बता रहा था, वहाँ पे एक तरफ स्केट बोर्डिंग हो रही थी, एक तरफ पूरी वॉल थी 2 साइड की, और उसमें फ्री स्प्रे पेंट था और बच्चों को दिया हुआ था कि ग्राफिटी करो। अब बच्चे चार्ज्ड अप थे, उनका एक एंगर भी था, इमोशंस भी होंगे, टीनेज है, ज़ाहिर है बड़ा आपका आग होती है अंदर, तो वो कोई बच्चे दबा के अपनी जो है ना ग्राफिटी बना रहे थे। फिर अंदर एक हॉल था, साउंड प्रूफ था, और वहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक था, ठीक है, लाउड म्यूज़िक था, और बच्चे वहाँ खड़े म्यूज़िक को सुन रहे थे। सम वर हेड बैंगिंग, थोड़ा मेटल वेटल सीन था। तो अगेन द आइडिया वाज टू चैनलाइज देयर एंगर एंड एग्रेशन, उनको ठंडा करना था। अगर उनको ये एवेन्यू ना मिले, दे विल गो टू ड्रग्स, दे विल एंड अप डूइंग ड्रग्स, दे विल एंड अप डूइंग रिस्की थिंग्स, ठीक है। तो ये एवेन्यू एक मैंने वहाँ देखा, और मुझे फील हुआ कि यार यहाँ पे ये हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे आके दे कैन बी किड्स। हमारे बच्चे पहले ही बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको बचपना मिलता ही नहीं है, खेल कूद वाला माहौल नहीं है, घरों में बंद हैं, बॉक्स हुए हुए हैं, डिवाइसेस में फंसे हुए हैं, और फिर वो डिवाइसेस आपको फिर दूसरी चीज़ों पे लेके जाती है। अब जैसे इंटरनेट है तो बच्चा पोर्न भी एक 12 साल का बच्चा आज के दौर में पाकिस्तान में रहता है, हैज़ सीन मोर नेकेड वेमेन देन हिज एंटायर एंसेस्टर्स कंबाइंड। ऐसा ही है मोइज़। तो उसके हाथ में एक्सेस क्यों है? उसको डिवाइस माँ बाप ने ला के दिए, क्योंकि यार माँ बाप, बच्चा सवाल बहुत करता है, ये ले भाई तू अपनी टैबलेट ले कमरे में जा। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, बच्चा बाहर जा नहीं सकता, अगवा हो जाएगा या कोई हर्ट कर लेगा या कुछ मारेगा या बुली करेगा। बच्चा घर में, अब घर में वो कभी ये गेम खेल रहा है, ये खेल रहा है, अग्रेशन का भरा हुआ है, राइट? एंड देन दे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक यू सेड। तो वी नीड एवेन्यूज़ टू बर्न आवर एनर्जीज। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्ट्रिक्ट अपना एक रूटीन बनाएं और उसको रूटीनली फॉलो करें। उसका नाम रूटीन होता है इसलिए। एक चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि यू नीड टू हैव वन टाइम जिसमें आप उठें रोज़ सुबह। अब चाहे वो 9 बजे हो, 9:30 हो, 10 हो, 10:30 हो, मगर एक टाइम हो। ये नहीं कि कभी 11 बजे उठ रहे हैं, फिर एकदम 7:30 उठ गए, फिर एकदम 1:30 बजे उठे। सर्केडियन रिदम एक चीज़ होती है, उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ब्रेन की वायरिंग आउट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन फिर हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है कि एकदम क्यों उठा है। जब एक रूटीन होती है ना,
ब्रेन को पता होता है कब सोना है और ब्रेन को पता होता है कब उठना है, रूटीन फॉलो रहती है। आप लोगों के रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, दोस्त है, बाप में, जो लोग स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करते हैं, 10:30 बजे सो जाते हैं, एग्जैक्ट 5:30 बजे उठ जाते हैं, फजर पढ़ते हैं। माई फादर हैज़ नेवर यूज्ड एन अलार्म। रोज़ तहज्जुद पे उठते हैं और फिर उसके बाद सो के फिर रोज़ फजर पे उठते हैं विदाउट एनी अलार्म। वाई? क्योंकि उनका सोने का एक टाइम है। और आज से नहीं, मैंने तो 30-40 साल में यही देखा है। अरे भाई, बिफोर स्मार्टफोन्स हम अपने अब्बा को एज एन अलार्म यूज़ करते थे, अबू सुबह 6 बजे उठाइएगा, ठीक है, एग्जैक्ट डिट्टो 6 बजे उठाते थे। आई डोंट नो हाउ दिस मैन वर्क्स, बट यही है, राइट? तो स्लीप पैटर्न अच्छा रखें, स्लीप साइकिल अच्छी रखें, टाइम पे उठें, सुबह जाएं, रनिंग करें, एक्टिविटीज़ डालें अपनी रूटीन में। वीडियोग्राफी आप कर रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, ट्राई टू बी बेटर एट इट। इसका कोई कोर्स करें, मज़ीद अपने स्किल्स को इन्हांस करें, कोई फ्रीलांस काम पकड़ें, काम ज़्यादा पकड़ें, पैसे बनाएं, पढ़ाई पे फोकस रखें, डिवाइसेस से दूर रहें, कोशिश करें उन एनवायरनमेंट्स में रहें जहाँ पे आप सस्पिशियस एक्टिविटी कर ना सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कमरे में पढ़ रहे हैं तो भाई फ़ोन की तरफ नज़र जाएगी, फिर फ़ोन उठाओगे, फिर कोई ऑनलाइन दिखेगी, किताब साइड में, वो इधर। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी में आप फ़ोन पे लग ही नहीं सकते, लग भी गए तो आप कुछ कर नहीं सकते, राइट? अपने आप को उन मौक़ों से दूर रखो, उन एनवायरनमेंट से दूर रखो जो एनवायरनमेंट लीड्स टू यू डीएमिंग दीज पीपल। डोंट डू दैट। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे हो, ठीक है ना? ये आपका टाइम है फोकस का। मैं हमेशा ही कहता हूँ, जिसने अपने टीन्स और 20s में फोकस रखा और सीरियस रहे, ज़िंदगी भर के लिए सीधे हो गए। लेकिन जिन्होंने ये वाला पीरियड ख़ास तौर पर, क्योंकि आप फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज़ होते हो एंड फुल ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर में होते हो। जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना बेटा, फिर रिस्क नहीं लिया जाता, फिर आप 4 लोगों का सोचते हो कि यार मैं ये जॉब लूँ नहीं लूँ, दिन को क्या होगा, या मैं बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ। 20 से 30 जितने रिस्क ले सकते हो ज़िंदगी में ले लो, दबा के लो। एक चीज़ नहीं चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी, तीसरी, 5वीं 6वीं चली जाएगी, प्रोवाइडेड यू फोकस एंड यू आर रेजर शार्प और आप कमिटेड हो अपनी चीज़ से कि मैंने कामयाब होना है। इन मामलात में ये फिर डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपको आपके गोल से दूर रखेंगे, क्योंकि ये अट्रैक्शन है और ये ऐसी है, इट्स लाइक द कार्डिनल सिन। ये तो आपको कभी काम ही नहीं करने देगा, और ये ऐसा नशा है, ये कब्र तक पीछे रहेगा आपके। ये इंसान की सबसे पहली ख्वाहिश ही ऑपोजिट जेंडर होता है, एटलीस्ट मर्द का, राइट? डिज़ाइंड इन अ वे। तो ये आपको डिस्ट्रैक्शन हमेशा तंग करेगी। और ये जो आपका अभी जो बिहेवियर है ना, आज पूजा कल कोई दूजा, ये आपका जब ये पैटर्न बन जाएगा ना, देखिए कैजुअल सेक्स जो है ना, मैं आप सबको एक बात बताता चलूँ, कैजुअल सेक्स इतना कभी कॉमन नहीं था इंसान की पूरी तारीख में जितना अब हुआ है, थैंक्स टू ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये एप्स। कैजुअल सेक्स से ये होता है कि आपकी वायरिंग हो जाती है कि मैंने इसके बारे में सोचना ही नहीं है। सेक्स वाज सपोज टू बी समथिंग दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड एंड वेरी इमोशनली ड्रिवन, ठीक है? जब आपके इमोशंस ड्रिवन होते हैं व्हेन यू विद योर पार्टनर, वाई भी अलग होती है। लेकिन जब आपने जहन में है ना कि मैंने इसको यूज़ करना है और आगे निकलना है, तो आप वो कनेक्शन कभी डेवलप ही नहीं कर पाओगे। एंड बिकॉज यू ट्रेन योर ब्रेन इन अ वे कि मैंने कनेक्शन डेवलप नहीं करना, यू विल स्ट्रगल रियली बैडली वंस यू आर कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। फिर आपकी आगे ज़ाहिर है मंगनी होनी है, शादी होनी है, आप वहाँ कमिटमेंट कर ही नहीं पाओ, क्योंकि आपको इतनी आदत हो जाएगी शिफ्ट करने की कि आप फिर वहाँ फेथफुल नहीं हो पाओगे। एंड दैट इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। तो अपने ब्रेन की वायरिंग चेंज करनी है। अभी तो खैर आप यू आर टू यंग टू कमिट एनीवेयर, अभी तो आप पढ़ाई वढ़ाई करें, ज़िंदगी पे फोकस करें। कल आपको कोई मिल भी जाती है तो लाइक स्टे कमिटेड टू एंड स्टे लॉयल टू दैट पर्सन। और सोच ये रखें कि मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आई नीड टू रेज माई फैमिली विद दिस पर्सन। लेकिन अगर आप अपने उसमें कैजुअल रहेंगे ना, देन यू विल नेवर रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। और ये बहुत बड़ी वजह है कि पीपल डोंट रिस्पेक्ट, बिकॉज उनकी वायरिंग ऐसी होती है कि मैंने तो दीज पीपल आर ऑब्जेक्ट ऑफ माई डिज़ायर, इनको मैंने यूज़ करना है, इनको मैंने थ्रो करना है, मैंने आगे बढ़ना है। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। दे विल ऑलवेज बी न्यू पीपल कमिंग इन टू योर लाइफ, और ये आप कब्र तक जो है ना, ये चीज़ चलती ही रहेगी। एंड देन
you will be far more lonelier. You may have bedded 1,000 women or 5,000 women in your lifetime, but you'll be the loneliest person because आपने वो कनेक्शन नहीं डेवलप नहीं किया किसी के साथ, राइट? एक फिल्म है डॉन हुआन डे मार्को, जॉनी डेप की और मार्लन ब्रांडो की, तुमने देखी है? इट्स अ ग्रेट मूवी. डॉन हुआन डे मार्को वॉज अ लेजेंड, जैसे रास्पुटिन था रशिया का, who had bedded thousands of women. तो डॉन हुआन डे मार्को मेक्सिको का था, राइट? और उसका भी क्लेम टू फेम यही था बिकॉज ही वॉज वेरी सेडक्टिव एंड वेरी in tune, and he knew his ways around with women. तो ये इसमें जॉनी डेप, I'm not gonna like spoil this movie for you guys, तो वो अपने आप को वो समझ रहा होता है, राइट? और ऑब्वियसली डिलूजनल होता है, तो वो समझता है कि मैं वो हूँ, एंड देन वो अपने बिहेवियर में बड़ा कैजुअल होता है, एंड ही इज़ लाइक ही इज़ इन थेरेपी फॉर दैट सेम रीज़न. खैर बाकी तो आप फिल्म देख लीजिएगा. तो ये चीज़ें जो होती है, ये जो लोग इस तरह के होते हैं हु कीप जंपिंग फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर, दे स्टे लोनली फॉर द लॉन्गेस्ट. मुझे तो लगता है एंड्रयू टेट भी रोता होगा अकेले में, बिकॉज ही मे बी लाइक सुपर सक्सेसफुल विद ऑल द कार्स एंड ऑल दिस ऑल दैट, मगर वही वाली बात है, उसकी बोर्ड पे जो लड़कियाँ होती हैं वो उसके लिए नहीं होती, वो उसके पैसे की वजह से होती हैं. ही इज़ नॉट डिज़ायर्ड बिकॉज ऑफ हु ही इज़. आई एम श्योर कोई ना कोई होगी उसको उस तरह डिज़ायर करती होगी, बट मोस्ट ऑफ दीज वुमेन आर देयर बिकॉज ही इज़ ऑन अ यॉट, राइट? तो वो आपका कनेक्शन कभी डेवलप नहीं हो पाएगा. सो इस चीज़ से हटे. ये बहुत बुरी डिस्ट्रैक्शन है और बहुत बुरा ऑब्सेशन है, और ये ऐसा है कि इंसान को स्पायरल डाउन कर करके नीचे ले जाता है. फिर कल को आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे, फेल होते रहेंगे, और फिर जो है दुनिया छोटी है. और आपने जिस शहर का नाम लिया वो इतना बड़ा शहर है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है. एवरीबडी नोज एवरीवन उस शहर में, तक एटलीस्ट मैं जितने लोगों को उस शहर में जानता हूँ, दे ऑल नो ईच अदर, राइट? तो फिर कल आको फिर आप मशहूर हो जाएंगे इस तरह, एंड देन दैट्स नॉट अ नाइस वे टू बी रिमेंबर्ड. सो डोंट यूज पीपल फॉर योर ओन डिज़ायर्स. इट्स नॉट अ नाइस थिंग, और karma इज़ अ वेरी रियल थिंग. इट बाइट्स यू इन द ass. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि दुनिया गोल है. आपके एक्शंस घूम फिर के रिएक्शन बन के आप तक ही आते हैं. तो दिल ना तोड़े किसी का, इस तरह यूज़ ना करें लोगों को. बुरी चीज़ है, काम भी बुरा है. थोड़ा सा अपने आप को रिलीजियसली इंक्लाइन करें. इफ़ यू आर नॉट, वो आपको वो जो गिल्ट फैक्टर है वो एक अच्छी फोर्स होती है, वो आपको दूर रखती है बुरे कामों से. तो डू दैट. साथ ही साथ अपनी एक रूटीन बनाएं, फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन. जिम शिम जाएं, थक के आए घर. जब आप आएँ तो आपका दिल ही ना करे किसी से बात करने को, आप गिर जाओ बिस्तर पे और सो जाओ. दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम डीएमिंग अदर पीपल, और अपने आप को उन सिचुएशन से दूर रखें. वरना ये चीज़ ऐसी है, इसने बड़े बड़े भाई मुग़ल सल्तनतें बर्बाद कर दी. ट्रॉय पूरा बर्बाद हो गया था भाई. तो ये तो कभी भी पूरा नहीं होगा आपका. अगर आपको लगता है कि हाँ, इफ़ आई बी विद 1,000 women आई विल बी सेटिस्फाइड, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड. ये चीज़ ही ऐसी, ये डोपामीन चीज़ ही ऐसी है. ये रोज़ टिकटॉक की तरह आप लगे हुए हो, रील्स देखे जा रहे हो, डोपामीन रश आ रहा है जा रहा है. सो ह्यूमन बींग्स हैव नेवर एक्सपीरियंस देयर ब्रेन्स टू बी. मुझे लगता है मुइज़, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, रील्स एंड टिकटॉक्स आर फकिंग अप विद माई ब्रेन. आई एम सुपर एडिक्टेड. और वो जो एक होता है ना फिल्म, आपने देखी 3 घंटे की, एक पूरा टेम्पो बना, बिल्डअप है उसका, टैरेंटिनो की फिल्म है, हेटफुल एट है जी, कैरेज आ रही है, सैमुअल जैक्सन बैठा, पूरा बन रहा है, और 4-4.5 घंटे बाद व्हाट, क्या अच्छा सही जब क्लाइमेक्स हुआ. बट ये जो हर 15 सेकंड का डोपामीन आ रहा है, हंसी खुशी, कोई सेक्सी रील भी आ गई, दिस दैट, ये पागल कर रहा है इंसानों को. एंड आई थिंक इसके बड़े एडवर्स इफेक्ट्स होंगे आज नहीं, 3-4 साल बाद. जैसे हमने वो टेक्स्ट कर करके अपनी ये सारी उंगलियां ख़राब कर दी. ये देखा, फील नहीं होती, तुमने नोटिस किया है? अपनी पिंकी फिंगर पे ऐसे हाथ रगड़ो, अजीब सी टिंगलिंग सेंसेशन है, क्योंकि नर्व दब गई है हमारी, ये उंगलियों की शेप ख़राब हो गई है. ये 20 साल से जो हमने ये फ़ोन पकड़ते ना ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये इसकी नर्व हमने ख़राब कर दी है. तो जब इसके फिज़िकल इम्प्लिकेशंस हैं, तो साइकोलॉजिकल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल हैं. और पोर्न एडिक्शन भी जो है वो भी यही चीज़ करती है, आपको इतना डोपामीन दे देती है, और उस लेवल के डोपामीन की आदत हो जाती है कि आपको अपने पार्टनर में वो बात ही नहीं फील होती. बहुत सी जो हमें ईमेल्स आई हैं उसमें यही था कि माय हस्बैंड इज़ एडिक्टेड टू पोर्न, वो मुझे अटेंशन ही नहीं देते. पोर्न में आपका
एंड गोल क्या होता है कि यार मुझे कोई मिले मैं भी ये करूँ. यू हैव अ वाइफ राइट देयर बट यू आर नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि आपके डोपामीन ने आपने वो जो कोकेन वाला नशा है जो है, कोकेन से बुरा नशा है पोर्न का, तो उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने राइली रीड पे. आपको बीवी समझ ही नहीं आ रही. हर बंदा अपने कल्चर के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है ना, तो आपको अपना ही कल्चर ही नहीं बुरा लग रहा है, क्योंकि आप कंडीशन हो गए हो 20 साल से आप पोर्न देख रहे हो, तो आपको तो वही समझ आएगी, स्लीक सी पेटीट सी औरत. समझ रहा है मेरी बात? तो वो भी यही चीज़ करती है. आपके सामने चीज़ है, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड बट बिकॉज आप इतना फिक्सेटेड हो, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जब वहाँ है, इसका भी कोई ना कोई होगा. खैर ये तो टॉपिक से होगी. सो आई होप यू मेंड योर अफेयर्स. इट्स अ वेरी सेंसिटिव एज दैट यूर इन बेटा, और यही एज होती है जो लड़खड़ा गया वो फिर उठ नहीं पाता, और जो संभल गया वो फिर संभल जाता है. ये रफ सी होता है इंसान की ज़िंदगी का, ख़ासतौर पे लड़कों की ज़िंदगी का रफ सी जो होता है ना, वो ये 14 से 19 वाला या 13 से 19 वाला पीरियड होता है. इसमें जो संभल गया ना, जिसने अपनी बोट संभाल ली, वो फिर सही स्मूथ से लेंगे. जो नशों में लग गया ना, चाहे वो इस किस्म का नशा हो या कोई ड्रग्स का नशा हो, वो फिर वर्ल्ड पूल में फंस जाती है एंड देन इवेंचुअली एंड्स अप सिंकिंग. यू डोंट वांट टू बी दैट. आई लव्ड हाउ यू रोट योर ईमेल बाय द वे. Let me congratulate you on that. You've written it very, very nicely. Proper paragraph, heading के साथ, very good grammar, punctuation, perfect. You're talented. तो नहीं वेस्ट करो इन चीज़ों पे, ठीक है? ख्याल रखो अपना. Thank you. Alright जी, next email says, ideal husband but in private. Assalamu alaikum, hope you're fine. My name is ABC. I'm writing this to you because I'm confused and seeking an advice from you. I got married to my cousin in 2021. He was not my first cousin and was an arranged marriage, but we started communicating after we got engaged and we liked each other. As 2 years have been passed, all in all, things are good in between us. But there is one thing that bothers me a lot. He is an ideal husband in private, but when his family or especially friends are at our home, or we are at any gathering, he behaves differently. I would not say rudely, but a complete shift in behavior. Whenever I meet with his family or friends' family, he makes me feel very unimportant. For example, his friends and cousin usually make jokes about married couples and husbands, and he will say things like, "इतने लाड नहीं उठाता मैं, खुद कर लेगी," etc. And that is one of the main reasons I don't usually meet up more often with his and his friends' families. He does not care about me and makes me feel uncomfortable when we are in gatherings and usually maintains distance from me. And at those times, I think to myself, क्या हो जाता है इस बंदे को दूसरों के सामने. I'm also not saying that he should behave with me like he does in private, but at least he should show care and respect for me in front of other people. Because I believe my family members treat you exactly the way they see you, how your spouse treats you. Am I right or wrong? I'm not very good with explaining my thoughts. Hopefully you understand what I'm trying to say. So basically खातून है, वो कह रही है मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, बट मगर बंद कमरे में बाहर जाके फैमिली के सामने या फिर दोस्तों के सामने थोड़े से रूड होते हैं एंड ही मेक्स मी फील अनइम्पोर्टेंट. उसकी बुनियादी वजह जो ये है, ये लोग करते हैं, देखें, इट्स असल आपका टेस्ट यही है, हाउ यू प्रेजेंट योर स्पाउस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दैट शोज़ how respectful you are, and that shows कि how caring and emotionally in tune you are. अब चूँकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है और वहाँ पे औरत के साथ प्यार करते पूरे हैं, एज इन के बच्चे पूरे होते हैं, बट प्यार दिखाना इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, जो कि एक सबसे बड़ी फ्लॉड आइडिया है हमारी सोसाइटी का, बट ये फैक्ट है. हमारे यहाँ अगर किसी शादी में कोई शौहर अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रख के तस्वीर खिंचाए या उसका हाथ पकड़े, तो लोग कोनियाँ मारते एक दूसरे को, देखो कितने छिछोरे हो रहे हैं. पीडीए हमारे, अब पीडीए मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्टेबल पीडीए, मैं ये नहीं कह रहा कि चूमा चाटी शुरू कर दो यहाँ पे, ठीक है, कल्चर है, कल्चर फॉलो करना है, मगर बिल्कुल प्यार नहीं दिखाना. हाँ, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई सबके सामने होती है, वो फैमिली में सबने देखा होता है, बच्चों ने भी देखा होता है, माँ बाप ने भी देखा होता है, गुत्थम गुत्था वगैरह वगैरह, वो सबके सामने कर सकते हैं, वो हमारी कल्चर का हिस्सा है, मगर ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है. तो अफेक्शन शो करना किसी भी किस्म की, वो हमारे यहाँ साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है. इसमें मुझे एक किस्सा याद आया. हमारे बॉस होते थे पुराने ज़माने में, वो बन्नू के थे. बन्नू इज़ KPK में एक शहर है,
वहाँ के आगे किसी गांव से उनका ताल्लुक था। अब गांव में आपको पता है घर छोटे छोटे होते हैं और कोई इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट होते नहीं है, प्राइवेसी नहीं होती, किसी की दीवार टूटी हुई है, किसी का क्या टूटा हुआ है, कुछ दिख गया वगैरह वगैरह। किसी ने किसी को देख लिया while they were engaged in an intimate situation where the wife is on top, was on top. ठीक है, अब ज़ाहिर है इंसान डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है। मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि ये तो मर्द ही नहीं है, क्योंकि मर्द तो वो होता है जो कि खुद डोमिनेटिंग हो और ख़ुद पूरा कर रहा हो, ये नहीं कि मर्द आराम से लेटा हुआ है एंड द वाइफ इज़ परफॉर्मिंग द ड्यूटी, राइट। तो पूरे मोहल्ले में ये मशहूर हो गया और उस बंदे की ये चिड़ बना दी गई कि, अब मैं ऑब्वियसली एग्जैक्टली कोट नहीं करूँगा, कि ही डजंट बैंग हिज वाइफ बैंग्स हिम, ये इतना नामर्द है। तो इस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं। तो किसी भी किस्म का अफेक्शन शो करना हमारे अच्छा नहीं समझता। दूसरी बीवी का मजाक करना, मतलब लतीफ़ेबाजी जो होती है अंकलों में, दूसरी ले आऊँगा और ये करना, औरत की तज़हीक करना, अपने पार्टनर की 10 लोगों के सामने मजाक उड़ाना, वो समझते हैं कि इट्स अ साइन ऑफ मैनलीनेस और मैनहुड, जो कि इंतहाई छिछोरी और वीक हरकत है मेरी नज़र में। आई थिंक जितना आपने देखें, आपने अपने पार्टनर को सिक्योर करना होता है, और सिक्योर खाली बातों से या बंद कमरे में दरवाजे के पीछे नहीं करना होता, क्योंकि दरवाजे के पीछे तो आपका अपना मतलब होता है, तो आप प्यार की बातें भी कर लेते हो। असल टेस्ट होता है कि आप उसको पब्लिकली कितना सिक्योर फील कराते हो, राइट। आप उसको आगे रखते हो, आगे नहीं तो साथ रखते हो। ये नहीं कि जाओ तुम किचन में काम करो और यहाँ पे हम ज़रा सेक्सिस्ट जोक्स मार लें। तो क्लियरली आपके हस्बैंड का जो सर्कल है या जो फैमिली है, वहाँ पे ये ट्रेडिशन रहा होगा, या अफेक्शन किसी भी किस्म की शो करना इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, या थल्ले लगा हुआ है। ये हमारे यहाँ देखें बड़ा मशहूर है, थल्ले लगा हुआ है। क्योंकि अगर आप अपनी बीवी, जो कि आपकी पार्टनर है, आप एक गाड़ी के 2 आगे के पहिए हो, आपने इस गाड़ी को आगे चलाना है और शाना बशाना चलाना है, तो यू आर इक्वल पार्टनरशिप। आपकी इस कंपनी में आपकी एक पार्टनरशिप है, तो आप उसमें 16 मशवरा भी करेंगे, 10 चीज़ें और करेंगे, कंसिडरेशन होगी आपकी। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता और इसको साइन ऑफ वीकनेस समझा जाता है और कहते हैं मैं तो करूँगा, ये क्या ही उखाड़ लेगी, ये क्या ही कर लेगी। वो आपकी बेचारगी का, आपकी हेल्पलेसनेस का मजाक उड़ाया जाता है। यही अगर कोई इंडिपेंडेंट औरत हो जिसकी अपनी एक इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो एक बार सुनेगी, हंस के टाल देगी, दूसरी बार तीसरी बार वो बोलेगी भाई मसला क्या है, क्यों, मैं अपना भी पैसा कमाती हूँ। देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आपने लड़ाई करनी है ना, तो मोइज़ भाई की कॉनर मैकग्रेगर के साथ लड़ाई नहीं होगी, कॉनर मैकग्रेगर की खबीब के साथ होगी। इक्वल टर्म्स, इक्वल लेवल के फाइटर होंगे। बायर्न म्यूनिख का फिर मैन सिटी के साथ मुकाबला होगा, लियारी की टीम के साथ नहीं होगा। तो जब इक्वल टर्म्स पे होंगे ना, तो आप अगेन व्हेन आई से मुकाबला, आई डोंट मीन टू से कि राइवलरी करनी है, मगर ये कि आप इक्वल लेवल पे होंगे। आप फिर बेचारगी, बेसूदगी, अच्छा मैं तो डिपेंडेंट हूँ, कहाँ जाऊँगी बच्चे लेके, इक्वल लेवल पे बात करनी है। भाई मसला क्या है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक इज्जत है। या तो फिर आप अपने आप को कमतर समझें और बिल्कुल ही आप समझें कि आप बकरी हैं जिसको यहाँ से यहाँ लेके पकड़ाती है, तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बहुत से ख़वातीन बेचारी कंडीशन हो जाती हैं। मैं आपको एक जेन्युइन वाक़या बताऊँ, पता नहीं मैंने किसी और एपिसोड में बात बताई कि नहीं बताई। एक चैनल के टॉप लेवल के मैनेजमेंट के एक साहब थे, उनसे सलाम दुआ थी। तो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड ड्रामाज, ये जो हम ड्रामे बनते हैं, औरत पिट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला यार ये क्या है, कुछ नया टॉपिक लाएं, कुछ लाएं। वो ये कह रहे हैं हम चाहते हैं लाना। मसला ये है कि उनकी जो रिसर्च होती है, मार्केटिंग रिसर्च होती है, क्योंकि ज़ाहिर उनको एडवर्टाइज़र को बेचना होता है। पॉन्ड्स क्रीम का ऐड लगना है, लक्स की साबुन का ऐड लगना है, हेड एंड शोल्डर के शैम्पू का ऐड लगना है। तो हमें तो एडवर्टाइज़र को अट्रैक्ट करना है, तो हमें एडवर्टाइज़र को रिजल्ट्स दिखाने होते हैं कि भाई ये रेटिंग आई, टीआरपी जो चलती है ना, ये रेटिंग आती है। तो उन्होंने ये बताया कि हमने रिसर्च कंडक्ट करवाई, तो जब तक 12 किस्तों तक औरत पिट रही थी ना, रेटिंग हाई थी। 13वीं किस्त में जब औरत ने हाथ पकड़ लिया ना कि नहीं तुम थप्पड़ नहीं मार सकते, रेटिंग डाउन। वाई? बिकॉज जो सेक्शन देख रहा है वो कह रही है ऐसा तो होता ही नहीं है, मर्द तो मारता है, मर्द की तो शान है, रेटिंग डाउन। और जब रेटिंग डाउन हुई, एडवर्टाइज़र पुल हो गया, यार तो चल ही नहीं रहा, रेट ही नहीं आ रहे, हम दूसरे चैनल को दे देते हैं। अब जब बात सारी कमर्शियल की है और पैसा ही इसके पीछे है, तो फिर जाहिर है फिर वही चीज़ दिखाएंगे जो लोग मांगते हैं। तो बहुत सारी औरतें बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दे थ्राइव इन और नॉट और लैक देयर ऑफ, वो कंडीशन होती कि हाँ तो ऐसे ही होता है। तो आप क्लियरली ऐसी नहीं है, विच इज़ वाई आप ये सवाल लेकर मेरे पास आई
कि ऐसा क्यों होता है। तो है तो बड़ी अनकंफर्टेबल हरकत, और जाहिर है जब आपकी इज़्ज़त बंद कमरे में नहीं करनी, आप उनकी इज़्ज़त है और दुनिया के सामने इज़्ज़त करवानी है, चाहे वो आप बीवी हो या चाहे आप शौहर हो, ठीक है ना। नो बडी टॉलरेट्स बदतमीज़ी, नो बडी टॉलरेट्स बेइज्जती, बेइज्जती और ताने जो कि बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर हो, राइट। क्योंकि इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, और ये आपने ऑनर बंद कमरे में नहीं करनी होती, दुनिया के सामने करनी होती है कि ये मेरी बीवी है, इस पर ज़रा दो ताने भी मारे ना तो दो झापड़े यहाँ से आएंगे, ये मेरी इज़्ज़त है और ये शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी, और हर्टिंग हर इज़ इक्वल टू हर्टिंग मी, सो मेक श्योर यू डू द राइट थिंग, राइट। यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन। फिर वही औरतें सिक्योर होती हैं कि यार दुनिया भाड़ में जाए, कहीं से कहीं चली जाए, जब मेरा शौहर मेरे साथ है, मेरी कुल कायनात मेरे साथ है। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ना, वो जब थ्राइव करती है उस घर में, वो घर जन्नत बन जाता है, एंड वाइस वर्सा, राइट। दोनों ने इज्जत देनी ना एक दूसरे को। तो जहाँ पे इस तरह की तजलील होगी, फिर ज़ाहिर आप नहीं जाएंगी दावतों में, फिर वो ज़ाहिर है नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, फिर वो नेगेटिविटी ज़ाहिर है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, जब कमरे के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, इट्स लाइक सर्दी, कहीं अगर खिड़की खुली रह गई और अंदर सर्दी आ गई ना, नींद नहीं आएगी। सिमिलरली नेगेटिविटी अगर आ जाती है तो फिर बड़े मसले मसाइल करती है। तो आप उनसे भाई सीधा सीधा बात करें कि मैं जो है ये मुझे पसंद नहीं है आपका ये करना, तो और आप भी नहीं चाहेंगे। अगर तो इनकी कोई बहन है, तो हमारे यहाँ किसी, जब तक अगले की बहन को ना सिचुएशन में डालो ना, हाइपोथेटिकली अगला समझता ही नहीं है कि आपके घर में किसी के साथ इस तरह हो, आप कैसा फील करेंगे। तो मैं कोई सड़क पे पड़ी औरत नहीं हूँ जिसको आप बचा के लाए थे, मैं इज़्ज़तदार घराने से हूँ, आपकी रिश्तेदार भी रही हूँ, ख़ानदान की हूँ, तो भाई ख़ानदानी लोग ही ख़ानदानी ट्रीटमेंट देते हैं। या तो आप कहते हैं आप ख़ानदानी नहीं हैं, आप ज़रा घटिया बैकग्राउंड से हैं, कहिएगा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो क्योंकि घटिया लोग इस तरह की हरकत करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अपने पार्टनर को आगे रखना होता है, ऑनर करना होता है, और बिल्कुल दिखाना होता है कि भाई मैं साथ खड़ा हूँ इसके। हमारे यहाँ बीच महफिल में लाके, अबे ये तो वैसी पागल है, सबके सामने हंसी मजाक, इतना हमने खुद अपने ख़ानदान, आपने भी देखा होगा है ना मोइज़, ख़ानदान में बैठ के बुराइयाँ करना। अरे वही तो टाइम होता है तारीफ़ करना, क्योंकि बुराई करने वाले तो सारे बैठे ही होते हैं, वो सारे बैठे होते हैं, आप उनकी पार्टी होते, आपको इनकी पार्टी बनना है भाई, ये आपकी फैमिली है, इन्होंने आपके बच्चे रेस करने हैं, मासी थोड़ी लेकर आए हो। मसला ही सारा ये है ना, और ट्रीट ही मासी की तरह होती है, तो ये बड़ी गलत बात है। तो आप दो टोक उनसे बात कीजिए, मैं कोई बदतमीज़ी करने को नहीं कह रहा, आपकी इज़्ज़त नफ्स का मामला है, कोई भी अलाउ नहीं करेगा कि आपको कोई आप स्पीड, वो थोड़ी है सड़क पे कोई भी रोंद के चला जाए। तो दो टोक बात करें कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, अगर तो आप इसको चेंज कर सकते हैं तो मैं आई एम हैप्पी टू यू नो अकम्पनी यू इन दीज पार्टीज़ एंड इवेंट्स, वरना मेरी तरफ से ना समझे, मैं फिर ड्रामा शरामा कोई लगा के बैठ के देख लेती हूँ या मैं कुछ भी कर लेती हूँ। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो होपफुली अगर वो अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो समझ आ जाएगी। लेकिन अगर वही टिपिकल शॉविनिस्टिक माइंडसेट है कि नहीं, औरत को दबा के रखना है और उसको कोई इज़्ज़त नहीं देनी सबके सामने, और ये ज़रा ऊपर से आना कि देखो मेरा कैसा दौर है, कैसा भागती है। अरे वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक साहब हैं, बहुत मशहूर सियासतदान है, नाम नहीं लूँगा भाई, मसले हैं। आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिज साली, ठीक है, और वो उनकी पहली साली नहीं है, मतलब समझ रहे ना, पहली बीवी का मामला नहीं है। तो मैंने उन साहब को, मैं उनके घर दावतों में भी गया हूँ, उनके घर नहीं, अपनी दोस्त के घर मैयत में भी गया हूँ, और दूसरे इवेंट्स में भी आना जाना लगा रहा है। भाई वो साहब ये नहीं देखते मेरी बीवी खाना खा रही है या कुछ, वो एक आवाज़ लगाते हैं, चलो, वो प्लेट छोड़ के भागती है औरत। एंड लाइक दे आर वेरी वेल टू डू, पढ़े लिखे भी हैं, और जो है बिजनेसेस भी बहुत हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, सियासतदान हैं, बहुत मशहूर सियासतदान हैं। मगर वो जो बिहेवियर है ना, टीवी पे आके क्या ये लोग भाषण करते हैं यार। मैं आपको जिस दिन रिटायरमेंट प्लान सोचा ना, ऐसे ऐसे लोगों की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको मैं, आप कान पकड़ लेंगे। ये इतनी फेक इंडस्ट्री है, चाहे वो सियासत की इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीवी फिल्म की हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स की हो। अबे खल्ली वल्ली, यहाँ पे आके क्या बेचते हैं और पीछे क्या होता है। खैर छोड़ें यार,
किसी का, अल्लाह पर्दा रखना चाहिए दूसरों का। पॉइंट ये था कहने का कि मैंने वो जो हालत देखी है उस औरत की, वो हाथ पैर उसके फूल जाते हैं भाई, वो एक आवाज़, ये कोई तरीका कार नहीं है। अब देखो ये बात मुझे क्यों पता है, ये मुझे नहीं पता होनी चाहिए थी ना कि हाउ ही ट्रीट्स हिज वाइफ, बट कुछ लोगों को शर्म नहीं होती, वो चाहते हैं दुनिया देखे कि मेरा कितना रोब है। अरे ये कोई रोब, ये कोई इज्जतदार हरकत है करने की कि जिस पे तुम मेडल लगाएं तुम्हें कि माशाल्लाह यार इसकी तो बीवी बड़े काबू में है, एक इशारे पे इधर से उधर नाच रही होती है। ग़ुलाम बनाया हुआ है तुमने, और वो इसलिए बनी हुई है बिकॉज वो सोसाइटी के शिकंजों में है, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उसके 4 बच्चे हैं तुमसे, अब वो कहाँ जाएगी। अब ये नहीं ढूंढना कि किस सियासतदान की किस बीवी से 4 बच्चे हैं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो सोसाइटी की वजह से बेचारियाँ सह रही हैं, एंड देन लाइक वुमेन लिव मिजरेबल लाइव्स इन पाकिस्तान। और आज ही मैं किससे डिस्कस कर रहा था, वो एक अलग डिस्कशन था कि देयर शुड बी अ रिसर्च, हाँ व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन हैव रीच ऑर्गेज़म इन पाकिस्तान। 80% को पता भी नहीं होगा होता क्या है, क्योंकि आप अब लंबी डिबेट है, फिर कोई मौलवी साहब वीडियो बनाने बैठ जाएंगे कि लोग, ये भी एक घरेलू नाचाकी की एक बहुत बड़ी वजह फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ से स्टेम करती है बिकॉज लोगों की सेक्स लाइफ बहुत बुरी है, लोगों को करना नहीं आता। बच्चे पैदा करने आते हैं, पंप एंड डंप करना आता है, 5 थ्रस्ट एंड आउट, करोड़ बल के सो गए, बट दे डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट द इंटायर एक्ट। और ये टाबू सब्जेक्ट है, इस पर बात करना कोई नहीं चाहता। अगले का भी कोई प्लेजर, कोई नाम की कोई चीज़ होगी ना उसकी, लेकिन नहीं, उसको एड्रेस नहीं करना। लॉन्जरे स्टोर गिनती के 2-3 हैं, वो भी बड़े मॉल में, यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट। मैंने सऊदी अरेबिया में विक्टोरिया सीक्रेट देखा भाई, जद्दा में, उनको भी इतनी अकल है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं बेडरूम के लिए ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ सड़क पे पहन के घूमना है, बेडरूम के लिए यू नीड टू स्पाइस थिंग्स अप। जाहिर है आपने 30-40 साल साथ गुजारने हैं, आपको बोर्डम नहीं लाना आपने बेडरूम के अंदर, सो आपने यू नीड टू, बट यहाँ पे तो आप बात ही नहीं कर सकते। नहीं, सेक्स की बात करनी नहीं है, सारे इंसेंटिव सेक्स वाले चाहिए। दीवारों पे भी सेक्स भरा हुआ है, बातों में भी सेक्स है। अच्छा कोई चीज़ देखो उसमें से भी सेक्स के एलिमेंट कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, फिर आगे यहाँ से जब आगे जाना है उधर भी यही रिवॉर्ड चाहिए, यही इंसेंटिव चाहिए, लेकिन बात नहीं कर सकते भाई। अजीब सोसाइटी है भाई। खैर, तो भाई आप ज़रा उनसे बात कीजिए और उनको ज़रा बताइए, अपने ग्रीवेंसेस शो कीजिए। बात करेंगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना वो तो उनके लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि वो ये देखते हुए आए होंगे, अब्बू भी यही करते होंगे, अम्मी का मजाक उड़ा लिया सबके सामने। सोचें यार कितनी हकीर हरकत। जो लोग सुन रहे हैं, मर्द हजरात ख़ास तौर पे, प्लीज़ या तो शादी ना करो, अगर की है तो फिर उसको वो रिस्पेक्ट दो जो रिस्पेक्ट तुम खुद लेना चाहते हो। अब दुनिया के सामने ये रिस्पेक्ट तो करती होंगी, मगर दिल में क्या ये अच्छा सोचती होंगी अपने हस्बैंड के बारे में? अच्छा सोचती तो मुझे ईमेल करती। दिल में रिस्पेक्ट चाहिए। वो कहते हैं ना, एसएचओ की माँ के जनाजे में 500 लोग होते हैं, एसएचओ के जनाजे में 5 लोग नहीं होते। उसकी कुर्सी की इज्जत थी, बंदे की नहीं थी। तो रिस्पेक्ट खुद अर्न करो, अपने स्टेटस से अर्न ना करो कि चूँकि मैं बाप हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे लाता हूँ तो मेरी इज्जत करो। अबे अर्न करनी होती है इज्जत। ये कोई स्टेटस या सिंबल आपको सिर्फ उस वक्त तक इज्जत देगा जब तक लोग उसके नीचे डिपेंडेंट हैं, उस रोल के नीचे। जिस दिन बेटा कमाने लगा, निकल पे बुड्ढे, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रही है, ये हो जाता है। फिर समझ रहे हैं आप? तो जहाँ फिर आपकी डोमिनेंस नीचे आती है, अगले आपको फिर पूछते नहीं, क्योंकि आपने उनको ज़िंदगी भर इंसल्ट करके रखा। वो क्यों इज्जत करेगा आपकी बुढ़ापे में? इज्जत अर्न करनी चाहिए। तो जितने भी शौहर और शौहर टू बी हैं, प्लीज़ बी रिस्पेक्टेबल टू योर वाइफ। तुम्हारे बच्चे की माँ है, जैसे तुम्हारी माँ कितनी चाहिए है तुम्हें, हैं? उसके बगैर आज तक उससे अच्छी दाल आज तक किसी ने नहीं बनाई दुनिया में। सर पे चढ़ा के रखते हो, उसे चढ़ाना भी चाहिए, माँ के पैरों में जन्नत है, मैं ये नहीं कह रहा। तो भाई वो भी तो तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसको नहीं ट्रीट। अपने औलाद जो आपको इतनी प्यारी है, उसकी जन्नत क्या आप ये बेड़ा गर्क करते हो? अपनी जन्नत क्या आँच नहीं आने देते कि मेरा बाप कुछ ना कहे मेरी माँ को वगैरह वगैरह। खुद भी वही बनते हो, नहीं किया करो, ऐसे बुरी बात है, ख्याल रखिएगा। और जी, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में या ईमेल पे ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। इट हेल्प्स अस अ लॉट टू रन द ऑपरेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। तो ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। हाफिज़।